नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। राकेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपका प्रोफ़ेशन क्या है? देखिए, मेरा प्रोफ़ेशन में अभी एक फाइनेंस का छोटा-सा मेरा काम है। उसके साथ आईटीआर, इनकम टैक्स वगैरह ये मैं जीवन यापन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन इसको मैं प्रोफ़ेशन नहीं मानता। मेरा मुख्य प्रोफ़ेशन मानो, पैशन मानो, मैं समाज के लिए, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो कतार में अंतिम छोर पे खड़ा है, उसके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। अभी मेरा ये प्रयास है और मैं कर रहा हूँ। राकेश जी, आपका राजनीति से प्रेरित होना या फिर राजनीति जिसे अपन समाज सेवा कह सकते हैं, उसमें आने की वजह? देखिए, जब हम छात्र थे, तो उस वक़्त छात्र राजनीति के अंदर हमने देखा, नज़दीक से चुनाव देखे, नज़दीक से देखा कि अपनी बात रखने के लिए या अपने समुदाय की, अपने से जुड़े लोगों की बात रखने के लिए आपको कोई न कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए, जो आपकी बात मजबूती से उठा सके। तो उस छात्र राजनीति से निकले हुए हम हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमने छात्र राजनीति की, कुछ कारणवश हम चुनाव नहीं लड़ पाए, वो अलग बात है। फिर जब गाँव आए पढ़ के, तो गाँव की परिस्थितियाँ देखी, तो हमको लगा कि हमको हमारे लोगों की और विशेष रूप से युवा वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए हमने राजनीति में प्रवेश लिया। राकेश जी, हुँ। आज की जो वर्तमान राजनीति है, देश स्तर की जो राजनीति है, उसमें व्यक्तिगत तौर पे आपके प्रेरणा स्रोत की बात करूँ, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? आज की राजनीति के वर्तमान वर्तमान राजनीति में देखो, मेरे प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो भीम आर्मी के हुँ, संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता भी हैं। वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस दौर में कोई नहीं कर रहा। वो हर उस वंचित, पीड़ित, हर समुदाय की, उनके मन में किसी के लिए काम करने के लिए ना तो जातिगत वो सोचते हैं, ना किसी धर्म के हिसाब से सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, कौन व्यक्ति है जो सही है और पीड़ित है, उसकी आवाज़ उठाने का काम वो कर रहे हैं। तो मेरे वर्तमान में प्रेरणा स्रोत वो हैं। राकेश जी, फुलेरा विधानसभा में आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सामाजिक कार्य खूब सारे करे हैं। मुख्य रूप से मैं तो आंदोलनकारी हूँ, तो मैंने बहुत सारे मुद्दों पे आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों के अलावा भी हम, जैसे सामाजिक विवाह सम्मेलन होते हैं, किसी भी कोई भी गरीब बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको निःशुल्क या फिर कम पैसे के अंदर उनकी अच्छे से अच्छी शादी व्यवस्था हो जाए, गरीब परिवारों को थोड़ा संबल मिल जाए, उस प्रकार के काम भी हमने किए हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह भी किए कि कोई जॉब लगा है, कोई अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो उनको सम्मानित प्रोत्साहित करके करने का उनको काम। प्रोत्साहित करने का काम। और रही बात आंदोलनों की, तो मुझे याद, खुद को याद नहीं है कि मैंने कितने आंदोलन किए हैं, क्योंकि हर हर तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन कुछ न कुछ छोटा मोटा आंदोलन, ज्ञापन जैसा कार्यक्रम होता ही रहता है। और अभी फुलेरा के बाद बता दे तो नंची देवी थी, आप भादवा हाँ, गांव बात से, उनका रेप और मर्डर हुआ था। उनको न्याय दिलाने के लिए हमने धरना दिया और उसमें आपने सफलता भी और पाई। उसमें सफलता भी पाई। श्रवण वर्मा जी पार्षद थे कांग्रेस से फुलेरा में, और उनके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस प्रशासन ने 12 दिन तक हमारी बात नहीं सुनी। वहाँ के गुंडा तत्वों का दबाव था, हमने वो आंदोलन दिया, हमारी पूरी टीम ने आंदोलन किया, धरना दिया और उनको पकड़वाया, और अभी मुकदमा चल रहा है। बहुत सारे मामले हैं ऐसे हैं। अच्छा, राकेश जी, अगर आप फुलेरा विधानसभा के लिए निर्वाचित होके आते हैं, हम्म। तो ऐसी प्राथमिकताएँ क्या होगी जिनका निवारण आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र जयपुर जिले के अंदर आता है। सबसे पिछड़ी हुई विधानसभाओं में हम देखें जयपुर जिले की, तो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र ही है। वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। आज भी सड़कें टूटी हुई है। हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सड़कें में रोड कम, खड्डे ज़्यादा है। बिल्कुल, आप खुद भी शायद वहीं से हो, बिलोंग करते हो, तो आप इससे रिलेट कर लोगे। पानी की समस्या है, ये मूलभूत समस्याएं तो हैं ही। उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समस्या है रोजगार की। आज युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, लेकिन उनको क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा। उनको रोजगार के लिए जयपुर आना पड़ता है, और जयपुर में भी इतनी भीड़ है कि उनको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कोई रोजगार नहीं मिल रहा। लोकल स्तर के ऊपर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। रोजगार की तो व्यवस्था। हम सबसे पहले वहाँ पे रोजगार के लिए इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। हमारा यही
यही है कि सबसे पहले रोजगार की, और रोजगार में सर्वप्रथम अगर हम निर्वाचित होकर आते हैं, हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार जीतता है या मैं अगर पार्टी का उम्मीदवार हूं और मैं जीतता हूं, तो सबसे पहले हम, जैसे साल्ट है, सांबर साल्ट सरकारी उपक्रम है, हम साल्ट को लोग, जैसे नावा विधानसभा, नागौर और जिलों में जो नमक की पैदावार है वो आम व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जयपुर जिले में और विशेष रूप से सांबर झील पूरे देश में सबसे ज्यादा नमक पैदा करने वाली झील है, उसके आसपास का एरिया नमक उत्पादन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम निजी लोग अपने स्तर पे, अपने घर पे या अपने खेतों में नमक का उत्पादन कर सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और हम ये काम चालू करवाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी का समय, तो इस समय देश में पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। देखिए, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता भाई नेतृत्व करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आप आपको आपको लोगों को जोड़ के रखने की क्षमता है, आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप अनपढ़ हो तो भी लोग आपको आपका नेता मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा राकेश जी, राजस्थान की जो राजनीति है उसमें अब तक दलित नेताओं की क्या भागीदारी रही है? देखिए, दलित नेताओं की भागीदारी अगर ठीक से रहती, अच्छी रहती, तो यहाँ दलितों पे इतने अत्याचार नहीं होते। पिछले 5 साल पहले राजस्थान टॉप 10 में भी नहीं था दलितों पे अत्याचारों में, और इस बार जो दलित वोट बैंक राजस्थान का सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट करता है। इस कांग्रेस गवर्नमेंट में राजस्थान में एससी और एसटी दोनों पे अत्याचार हुए, विशेष रूप से एससी पे इतने अत्याचार हुए कि राजस्थान टॉप पे है एससी एसटी अत्याचारों में, और महिला अत्याचारों के अंदर भी राजस्थान टॉप पे है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि महिला अत्याचारों में 80% से ज्यादा एससी एसटी की महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। राजस्थान दोनों में टॉप पे है, तो हम क्या ही बताएं कि राजस्थान में दलितों की राजनीति की क्या स्थिति, आपको इस चीजों से पता है कि टॉप पे पहुंचा दिया क्राइम में। एक स्टेटमेंट मुंह से नहीं निकलता किसी के कि ये क्यों हो रहा है। सरकारों में मंत्री भी हैं, विपक्ष में भी हैं। मंत्री जो हैं सरकारों में, वो सरकार के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की टिकट चाहिए। अभी की स्थिति में टिकट चाहिए, उनको पता है टिकट मिलेगी हम जीतेंगे, जीतेंगे तो हम मंत्री बनेंगे, अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो टिकट कट जाएगी, टिकट कट जाएगी तो हम सरपंच भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि वो कुल मिला के बाहुबली मूवी में जो कटप्पा थे, सिंहासन के गुलाम, तो ये हमारे नए कटप्पा हैं। सारे दलित नेता कटप्पा ही हो रखे हैं, जो कुल मिला के सत्ता के गुलाम हैं, पार्टियों के गुलाम हैं। पार्टी लाइन के विपरीत जाके वो बात नहीं करते, और पार्टी लाइन क्या डिसाइड होगी इस डिसीजन में भी उनका कोई वैल्यू नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि पार्टी किस तरीके से काम करेगी। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी विपक्ष है, विपक्ष में भी एससी के नेता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जब विपक्ष की बात आती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने की बात आती है, तो बीजेपी ने 5 साल में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। और विशेष रूप से एससी एसटी महिला किसानों के ऊपर या उन पे होने वाले अत्याचारों, उनके अहितों के ऊपर अगर किसी ने भी आवाज उठाई है, तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर गली, हर सड़क, विधानसभा स्तर तक उठाई है। और रही बात बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके गलत काम और अत्याचारों के खिलाफ भी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही उतरे हैं। विपक्ष की भूमिका चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, जो निभाई है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और नवयुवक युवा जो लोग हैं, जो इन दोनों पार्टियों से बिलोंग नहीं करते, वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, तीसरे मोर्चे के रूप में जो हम बोल सकते हैं या समीकरण बन सकते हैं, उन्हीं लोगों ने आवाज उठाई है। तो दलित राजनीति की स्थितियां कुछ अच्छी नहीं है राजस्थान में। अच्छा राकेश जी, आपने थर्ड फ्रंट की बात की है ना, तो राजस्थान में अभी तक सत्ता परिवर्तन होता है, हर 5 साल के बाद बीजेपी और कांग्रेस आती है। तीसरा जो मोर्चा है वो क्यों नहीं बन पाया? देखिए, राजस्थान में तीसरा मोर्चा शुरू से ही रहा है। हम देखें तो आज़ादी के बाद में जब चुनाव हुआ था, उसमें भी थर्ड फ्रंट की सीटें थी, पर वो लंबी नहीं चली। अब उसका हम
कंक्लूजन निकालें, भाई मेरी राजनीतिक समझ जितनी है मैं उतनी बात करता हूँ, तो मेरे ख्याल से जो समझता हूँ, मेरे विचार ये हैं कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट में जो पार्टियां बनी वो एक सिंगल जाति या एक दो जाति आधारित पार्टियां बनी, वो पूरे वर्ग को जोड़ने वाली पार्टियां नहीं बनी। पर अभी ये 5 साल में जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर उदय हो रहा है, उस प्रकार से हम देखें तो थर्ड फ्रंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सभी लोगों को, सभी वर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को, व्यापारियों को, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और SC ST मुस्लिम समाज के लिए तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया ही है, किसान वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। तो मेरे ख्याल से इस बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट बनेगा और मजबूती से बनेगा। और हम अपने स्तर पे प्रयास भी कर रहे हैं कि और भी छोटे छोटे दल हैं जो थर्ड फ्रंट की भूमिका अपनाए हुए हैं, 5 साल लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में भी थर्ड फ्रंट के रूप में बहुत सारी पार्टियां हैं। RLP है, सड़क पे संघर्ष कर रही थी। एक BTP है, दक्षिणी राजस्थान में उनके 2 विधायक हैं, हाँ वो भी संघर्ष कर रहे हैं। और CPIM है जो वो भी कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के का भी यहाँ पे कार्यकर्ता है, वो भी कर रहे हैं। तो ये सब अगर एकजुट, BSP है पर BSP के विधायक आते हैं और वो कांग्रेस में चले जाते हैं, वो 5 साल तक वो काम नहीं करती। पर यहाँ पे RLP है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी तो कर ही रही है, BTP है, तो ये ऑप्शन है। कॉमरेड्स हैं, CPIM है, अगर ये मिलके चुनाव लड़ते हैं या फिर ये इंडिविजुअल भी लड़ते हैं तो थर्ड फ्रंट बनेगा। और इस बार कांग्रेस और BJP के अलावा सरकार आए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और शायद इसके अच्छे नतीजे भी आएंगे। राकेश जी, आजाद समाज पार्टी राजस्थान में क्या चाहती है? क्या सिर्फ ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तो कांग्रेस और BJP वैसे ही तैयार है। ऐसी की सीटों पे तो कांग्रेस के उम्मीदवार, BJP जो पार्टी है, कांग्रेस जो पार्टी है, वो ऐसी सीटों पे ही तो टिकट देती है। उसके अलावा जनरल पे कितनी सीटें देती है? नहीं देते। कोई एकाध कोई विशेष परिस्थितियां हो जाए तो जब उनको कहीं भी कैंडिडेट जीतता हुआ नहीं दिखता तो जिताऊ को कभी कभी जो पिछली बार दिया था उस हिसाब से 1-1 सीटें दे दे। तो हम सिर्फ SC पे नहीं लड़ेंगे, जनरल सीटों पे भी चुनाव लड़ेंगे और विशेष रूप से जनरल सीटों पे ही लड़ेंगे। SC सीटों के ऊपर अगर कोई योग्य दावेदार है तो उस पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। सिर्फ SC के लिए नहीं, पूरे जनरल पे पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, जब राजस्थान में BSP मौजूद थी, उसके बाद आजाद समाज पार्टी की क्या जरूरत पड़ी और आखिरकार उसे वोटर क्यों वोट करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जब वो उनका महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद में काफ़ी सालों तक थोड़ा सा SC वर्ग के लिए या बहुजन वर्ग के लिए काम रुक गया। तो काशीराम जी आए, जब तो वो उस रिपब्लिकन पार्टी से भी तो लड़ सकते थे, टिकट पे चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन उस वक्त तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि वो उससे लड़े या अपने कैंडिडेट्स उतारे। तो उनको जिस तरीके से सही लगा उन्होंने BSP बनाई और BSP पे उन्होंने काम भी किया। और मान्यवर काशीराम जी की मेहनत का फल ही था कि 4 बार बहन जी मायावती जी CM बनी और BSP के पूरे देश से वोट आए, राष्ट्रीय पार्टी बनी। पर अब जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से BSP को आगे बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें BSP काम नहीं कर रही, क्योंकि पिछले 10 साल से BSP का कोई काम क्षेत्र धरातल पे नहीं हो रहा। हम देखते हैं इतना सारा राजस्थान आज टॉप पे है SC ST एट्रोसिटी में, सबसे ज़्यादा आवाज़ तो BSP को उठानी चाहिए। पूरे देश में महिलाओं अत्याचारों में राजस्थान में हो रहा है, BSP की सुप्रीमो बहन जी हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया 80% से ज़्यादा SC ST की महिलाएं होती हैं जिनमें अत्याचार होता है। तो बहन जी को तो ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए थी, पर जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी चुनाव के 2 महीने पहले आते हैं, सिर्फ विधानसभाओं में टिकट बांटते हैं और फिर बाद में चुनाव लड़ा दिया जाता है। 5-6 इनके MLA आते हैं, वो
बाहरी पार्टियों से ही आते हैं, ये टिकट लेते हैं, त्रिकोणीय समीकरण बनाते हैं, जीतते हैं, और जिन पार्टियों के थे उन्हीं पार्टियों में वापस चले जाते हैं। तो बीएसपी तो अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को भी टिकट नहीं दे रही, और दे रही है तो जीत नहीं रहे, दूसरी पार्टी के लोग जीत रहे। अब 5 साल से 2018 से आज तक विपक्ष की भूमिका में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में रही, सड़कों पे संघर्ष किया, मुकदमे खाए, लाठियां खाई। इंद्र मेघवाल का मामला हो, जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, हर मामलों के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण, उन्होंने ही संघर्ष किया। तो हम जब जाते हैं क्षेत्र में, मैं पर्सनली मैं जाता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि लोगों का आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रति एक सम्मान भी है, सम्मान की नज़र से देखते हैं और प्यार भी करते हैं, क्योंकि 5 साल हमने काम किया। तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा राकेश जी, आपका जो संगठन है या आपकी जो पार्टी है, वो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां कर रही है? देखिए, हम बूथ स्तर पे भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के बूथ स्तर पे हम कमेटियां बना रहे हैं। और मैं मेरी विधानसभा की बात करूँ फुलेरा की, तो 257 बूथ है, उसमें 100 के आसपास बूथों के ऊपर हमने बूथ की इकाइयाँ बनाई हैं। भीम आर्मी की भी बनाई है, आजाद समाज पार्टी की बनाई है, और 1 महीने के अंदर अंदर पूरी विधानसभा के हर बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता तैयार होगा। और सिर्फ बूथ ही नहीं, हम कुटुंब स्तर पे जा रहे हैं। बूथ बूथ के ऊपर, एक पन्ने के ऊपर जितने लोग हैं, और एक परिवार, हम परिवार के मुखिया बनाने के स्तर तक जा रहे हैं। तो अच्छा रिजल्ट होगा। और विशेष रूप से आजाद समाज पार्टी भी हमारे में कार्यकर्ता बूथ स्तर पे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छी सीटें जीत के हम आएंगे। चलो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। आपका चैनल आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, और ऐसे ही हमारे जैसे संघर्षशील लोगों को आप जो मीडिया के अंदर स्थान दे रहे हो, तो आपका चैनल आगे बढ़े, ताकि हमारे जैसे लोगों को निखार के आप आगे लाओ। धन्यवाद जावर जी।